यकीन मानिए लोगों के लिए यहाँ सीए एक वोटिंग का आधार था, हमारे लिए कश्मीरी पंडित कभी वोटिंग का आधार रहे नहीं। मगर इस राष्ट्र न कभी उन नारे लगाने वालों को विरोध पर कर पाया और ना ही उनके उस अत्याचार के बाद विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा रह पाया। अफ़गानिस्तान अशांत है, वहाँ आतंक का वातावरण है। अब आप कहेंगे ये बात तो पुरानी हो गई, आज इस पर चर्चा कैसे हो रही है? चर्चा किसी और विषय पर करेंगे, मगर उसके लिए अफ़गानिस्तान के इन गलियारों से गुजरना ज़रूरी है। तो अफ़गानिस्तान अशांत है, और जैसा कि इन एंड्रॉयड फ़ोन के आने के बाद उसमें जो अनलिमिटेड इंटरनेट आने लगा है ना, उसके कारण अब तमाम लोग विश्व के तमाम विषय के विशेषज्ञ बन गए हैं। वो विश्व के तमाम विषयों का बड़ी बारीकी से और बेबाकी से विश्लेषण करते हैं। एक बड़ी ही ऐसी पौध तैयार हो गई है, ऐसी खेत तैयार हो गई है, जो ये विशेषज्ञ इन विषयों पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। और चूँकि भारत की जनसंख्या और बेरोजगारी हमेशा से ज़्यादा रही है, तो यहाँ इन विशेषज्ञों की संख्या भी बहुत अधिक है। और ये जो विशेषज्ञ विश्लेषण करते हैं ना, तो इन्होंने अफ़गानिस्तान के मुद्दों पर भी विश्लेषण किया, और विश्लेषण की जो बारीकियाँ थी ना, उसमें अलग अलग बातें निकल कर आई, जिसमें ये भी था कि अरे भैया वहाँ के तो लोग सरिया चाह रहे थे, अब वो कानून लागू होने वाला है तो दुखी क्यों है। कुछ लोगों ने ये कहा सारा अमेरिका का खेल है। कुछ विशेषज्ञों ने ये भी कहा कि यार ये जो लोग इतना वहाँ से भाग रहे हैं, जो इतनी मारपीट मचा रही है, वो तो उस राष्ट्र की कई सालों से संस्कृति रही है, उसमें इतना सोचना क्या। कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना था कि यार क्योंकि भारत की कुछ परिस्थितियों में वहाँ से भी कुछ प्रतिक्रिया निकलती है, तो उन्होंने कहा कि यार अफ़गानिस्तान जाने वाली फ़्लाइट खाली जा रही है, तो जो लोग गाहे बेगाहे ये घोषणाएं करते हैं कि यार भारत में डर का वातावरण है, आमिर खान जैसे लोग, तो उनको अब अफ़गानिस्तान जाना चाहिए। तो प्रतिक्रियाओं में ये भी था कि अफ़गानिस्तान में क्योंकि नई सरकार बनने वाली है, अनुभवीहीन लोग हैं, अगर उन्हें अनुभवी कोई राजनेता चाहिए तो हमारे यहाँ के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी को ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत में एक डर का वातावरण है। ये तमाम प्रतिक्रियाएँ सोशल मीडिया पर तैर रही थी। हालांकि इन प्रतिक्रियाओं के बीच बीच में जो कुछ आइसक्रीम खाते हुए तालिबानी, कुछ झूलों में झूलते हुए तालिबानी, कुछ जिम में एक्सरसाइज करते हुए तालिबानी, उनके दृश्य भी देखने को मिले। तो एक चर्चा वहाँ से ये भी निकल कर आई कि जिस प्रकार से उनका रहन सहन और जो तौर तरीके हैं वो तोड़ना ही जानते हैं। न जाने क्यों हमारी किताबों ने बार बार हमें ये रटा दिया है, चटा दिया है कि भैया ये तो शिल्प कला के बड़े ही पारखी लोग थे। तो तमाम ये प्रतिक्रियाएं भारतीय जनमानस की तरफ से वहाँ पहुँचाई जा रही थी, मगर वहाँ हो क्या रहा था अगर हम उसके दृश्यों पर ध्यान देना, तो अफ़गानिस्तान की ये तमाम प्रतिक्रिया जिन दृश्यों से निकल कर आ रही थी, वो दृश्य ये थे कि वहाँ पर दो वर्ग आमने सामने थे, जिसमें से एक वर्ग आतंकवादी था, एक वर्ग राष्ट्र का शुभचिंतक था, उस राष्ट्र का सुकून और शांति की तलाश देखने वाला वर्ग था। तो जो आतंकवादी वर्ग था वो अब वहाँ आतंक फैला रहा था, और ये आतंक की तमाम घटनाएं हो रही थी, जिसमें लोगों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, बलात्कार, लूटपाट, अपहरण, ये तमाम जो गतिविधियां वहाँ संचालित हो रही थी उस आतंकी गिरोह द्वारा, वो उसके लिए अपने बचाव में एक धार्मिक धरातल तैयार रखता है। वो बताता है कि ये जो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, ये हम अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। तो जो उन्होंने इस्लामिक एक धरातल तैयार किया ना, उसमें आश्चर्य का विषय ये भी जुड़ जाता है कि उस धरातल को मजबूत करने के लिए वहाँ की धार्मिक संस्थाएं और वहाँ के धर्मगुरु दोनों ही इन आतंकवादियों के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं, और अपनी उस धार्मिक सत्ता को वहाँ स्थापित करने के लिए ये सदा एक ही रास्ता इख्तियार करते हैं, जिसमें अपहरण होते हैं, जिसमें बलात्कार होते हैं, और जिसमें गला रेत कर हत्याएं की जाती है। और आखिर में हमें अंत में दृश्य देखने को मिले कि एक वर्ग जो वहाँ सुकून से रहना चाह रहा था, वो दूसरे वर्ग के आतंकों के कारण उस मातृभूमि को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। ये तमाम कैनवास जो मैंने आपको बताया, ये अफ़गानिस्तान का था, जिसको लेकर हम भारतीय अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मगर अब हम सोचें कि हमारे इस देश से दूर किसी देश में ये सारी घटनाएं हो रही है, हम उस प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो जो कमोबेश इसी तरह की घटनाएं, स्थितियां हमारे राष्ट्र में थी, तब से लेकर अब तक हम अपने राष्ट्र के मामलों में चुप क्यों थे। अब आप कहेंगे हमारे राष्ट्र में ऐसा कब हुआ? कुछ नहीं, अपनी याददाश्त को थोड़ा सा तेज़ करिए, खुद को थोड़ा सा रिवाइंड करते हुए
कुछ 2 या 3 दशक पीछे जाइए, फिर इन दृश्यों को याद करिए जहाँ पर 2 वर्ग आपस में झगड़ रहे हैं, जिसमें एक वर्ग अपने धार्मिक धरातल के सहारे, उस इस्लामिक कट्टरवाद के सहारे दूसरे वर्ग पर अत्याचार कर रहा है, और अत्याचार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आखिर में उस दूसरे वर्ग को वो अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ता है। और जब ये तमाम दृश्य आप पुनः अपने देश के परिवेश में, अपने राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए सोचेंगे ना, तो जब ये वापस आपकी याददाश्त क्लियर होकर आप उन धुंधली तस्वीरों को जो जैसे जैसे क्लियर होते हुए देखेंगे ना, तो वहाँ उस कैनवास पर आपको जम्मू कश्मीर लिखा दिखाई देगा, और जो पीड़ा पाते हुए लोग हैं ना, वो कश्मीरी पंडित दिखेंगे। जी हाँ, कश्मीरी पंडित जो अपने ही देश में विस्थापित हो गए, वही कश्मीरी पंडित जिनका इस देश पर पहला हक बनता है, जिन्होंने यकीनन देश पर हुए तमाम आक्रमणों से लेकर इस देश की आज़ादी तक 1947 तक हर एक परिस्थिति में इस राष्ट्र के साथ संघर्ष किया होगा। वही कश्मीरी पंडित वो इस राष्ट्र से खुद को जुड़ा हुआ देख रहे थे, उसी राष्ट्र में उनको विस्थापित कर दिया जाता है। और ये तमाम जो परिवेश है ना, जो मैंने बताया कि वहाँ पर उसी प्रकार के एक धार्मिक धरातल के माध्यम से, और जिसमें कि ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ के इस्लामिक संस्थान और उनके धर्मगुरु उन आतंकियों के साथ खड़े थे। बिल्कुल वही आतंकी जिनको हम कभी कभी बीच में अलगाववादी कहते हैं, उनको जिनको सरकारें संरक्षित करती है, जिनको 5 स्टार सुविधाएं मिलती है, और जिनमें से कुछ लोग तो ऐसे जो भारत को गाली देते हैं, भारत के झंडे फाड़ते हैं, भारत के राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, और आखिर में जब गिलानी जैसे ही मर जाते हैं ना। हालांकि उसकी मौत से मैं दुखी इसलिए हूँ कि इन लोगों को इतनी आसान मौत मिलनी नहीं चाहिए, मगर जब ये मर जाते हैं ना, तो इनको दफनाया भी, उनमें लपेटा भी पाकिस्तान के झंडे में गया था, अगर आपको ध्यान हो तो। उन लोगों को हम संरक्षित करते आए, उनको हम सुविधा देते आए, और उन लोगों ने क्या किया, इस राष्ट्र का जो असल हिस्सा था कश्मीरी पंडित, उनको निकाल दिया, और हम उनके लिए कभी बोल नहीं पाए। तो चूंकि अफगानिस्तान के दृश्य मेरे को कश्मीरी पंडितों की याद दिलाते हैं, तो यकीनन उन कश्मीरी पंडितों को भी वो अफगानिस्तान के दृश्य देखकर अपने साथ बीती हुई सारी पीड़ाएं, प्रताड़ना याद आती होगी, और पुनः वो सोचते होंगे कि यार ये देश जो अफगानिस्तान की इतनी बातें कर रहा है, मेरे बारे में क्यों नहीं बोलता है। और उनको सोचना भी चाहिए। और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूँ ना मैं अगर उन कश्मीरी पंडितों से, उन भाइयों से, तो हम इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हम कायर हैं, इसलिए हम नहीं बोल पाए, ना तब ना अब। कई लोगों को लगेगा यार पुराना विषय है, अब क्या बोलना। बोलना तो चाहिए, इसलिए नहीं कि परिस्थितियाँ बदले, यकीनन कुछ बेहतर हो रहा है, 370 हटी है, आगे भी उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर होगा उनके लिए, मगर फिर भी हमें अब भी बोलना चाहिए ताकि हम उनको ये एहसास करा सके कि हमने जो गलती पहले चुप्पी रहकर की है, पहले मौन से जो गलती हुई है ना, उस गलती को अब हम सुधार रहे हैं, वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्थितियाँ कमोबेश ऐसी है कि जब ये कश्मीरी पंडितों का विषय था ना, हम कभी इसे अपना विषय बना ही नहीं पाए। और मेरे को तो आश्चर्य होता है कि एक जिस राष्ट्र में एक बहुत बड़ा वर्ग बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए यहाँ आंदोलन करता है, एक बड़ा वर्ग जो रोहिंग्या को यहाँ बसाना चाहता है, उनके लिए इन सड़कों पर तोड़फोड़ करता है, मारपीट करता है, आंदोलन करता है, एक बहुत बड़ा वर्ग जो सीए जैसा कानून आता है जिसमें कि भारत में रह रहे किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए एक लंबा आंदोलन चलाता है, और उसका अंत में दिल्ली के दंगों के रूप में कई लाशें गिरती है। उन दंगों के भयावह दौर हमें देखने पड़ते हैं। और ये जब तमाम चीज़ें जब हो रही होती है ना, तब भी कश्मीरी पंडित सोचता होगा कि यार बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए संघर्ष हो रहे हैं, रोहिंग्या के लिए लोग लड़ रहे हैं, और हमारे देश में हम विस्थापित हो गए, हमारे लिए कोई बोलता क्यों नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये हमारे लिए कभी कोई विषय रहा ही नहीं। हम लोग इतने ज़्यादा स्वार्थी और राजनीतिक हो गए हैं ना कि हमारे लिए विषय या तो खुद में ही सिमटा हुआ है या फिर राजनीति के दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारी हर बार जब भी कश्मीरी पंडित का विषय आता है तो हमेशा अधिकांश लोगों की कोशिश रहती है, अधिकांश राजनेताओं की कोशिश रहती है, अधिकांश राजनीतिक दलों की कोशिश रहती है, और इस राष्ट्र की राजनीति की कोशिश रहती है कि हम किसी प्रकार से भाजपा वाले ये साबित कर दें कि ये जो तमाम चीज़ें थी ना, ये कांग्रेस के एक लंबे शासन के बाद जो स्थितियाँ बिगड़ी, ये तमाम उस लंबी प्रक्रिया का हिस्सा था कि ना कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होना पड़ा। तो वहीं कश्मीर जो कांग्रेस के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पुनः एक अपना बचाव करते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो भाजपा की गलती है, क्योंकि ये जब कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ ना, उस वक्त सरकार में भाजपा थी, वहाँ राज्यपाल जो जगमोहन थे वो भाजपा और केंद्र सरकार के माध्यम से थे,
तो ये आरोप कांग्रेस पर कैसे? तो कुल मिलाकर दोनों ही दल अपनी अपनी छवि बचाने की कोशिश करते हैं। उनमें से कोई भी उस वक्त कश्मीरी पंडितों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। और हालांकि जब सरकारें और सत्ता ये ईमानदार कोशिश नहीं करती है, मगर उस वक्त भी हमारा तो फ़र्ज़ था ना कि हम भी ये जो जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्याओं के लिए लोग संघर्षरत दिखाई दे रहे उस वक्त का कुछ संघर्ष करते हम, संघर्ष जारी रखते। शायद स्थितियाँ बदलती, ये संघर्ष कश्मीरी पंडितों के लिए कितना होता मुझे नहीं पता, कम से कम हमारे लिए तो होता वो। हमें तो एक सुकून की भावना एक महसूस होता कि चलो हम लड़े, मगर कमोबेश हमारे लिए भी ये कभी विषय रहा नहीं। हम भी अपने कॉलेज कस्बे या किसी शहर की किसी चाय की थड़ी पर बैठकर उस चर्चा को शुरू जरूर कर देते हैं कि यार कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा हुआ। हम उनके लिए लड़ना नहीं चाहते, हम उन पर तरस खाते हैं, बुरा हुआ। दूसरा बोलता है हाँ यार ये तो गलत हुआ। इतने में चाय आ जाती है, हम चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ हमें चर्चा का रुख बदल जाता है। हम इस पर बात करते हैं कि चाय में चीनी कम है, चीनी ज़्यादा है, चाय की पत्ती कैसी थी, और चाय में उबाल कम था, या चाय बहुत बेहतरीन बनी। अगर यहाँ बेहतरीन नहीं बनी तो यार मैं उस शहर के उस गली में गया था, वहाँ पर बहुत बढ़िया चाय मिलती है। और चाय की चुस्कियों से निकली हुई इस चर्चा ने राष्ट्र के कश्मीरी पंडित जैसे विषय को वहीं ख़त्म कर दिया। हम इतनी ही चर्चा करते हैं। यकीन मानिए लोगों के लिए यहाँ सीए एक वोटिंग का आधार था, हमारे लिए कश्मीरी पंडित कभी वोटिंग का आधार रहे नहीं। तो हम किस बेस पर उनके लिए न्याय की मांग करते हैं? 5 लाख कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ वहाँ से, उनको विस्थापित होना पड़ा, मगर यकीन मानिए उनमें से मुझे कोई याद नहीं आता है कि एक भी व्यक्ति खड़ा हुआ हो जिसने भारत को गाली दे दी हो, जिसने भारत का झंडा जला दिया हो, जिसने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया हो, जिसने ये कह दिया हो कि भारत मेरा देश नहीं है। वो आज भी इसी राष्ट्र से जुड़े हुए लोग हैं, इसी राष्ट्र को अपना मानने वाले लोग हैं, राष्ट्रगान के वक्त उसके सम्मान में खड़े रहने वाले लोग हैं। और उन लोगों को उन लोगों ने निकाल दिया जो राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, जो भारत के झंडे जलाते हैं और जो अपने परम पापी पिता पाकिस्तान के जयकारे करते हुए भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं। मगर इस राष्ट्र न कभी उन नारे लगाने वालों को विरोध कर पाया, और ना ही उनके उस अत्याचार के बाद विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा रह पाया। यकीनन विषय पुराना है। आप सोच रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान इतना पुराना विषय हो गया, अब तो महीने 2 महीने गुजर गए हैं, फिर आज मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो कश्मीरी पंडित तो विषय हमारे लिए बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, दशकों बीत गए। मगर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं चाहता था, क्योंकि अफ़गानिस्तान के दृश्य देखकर मुझे कश्मीरी पंडित याद आए। और जब मैं इस एपिसोड को बनाने के लिए यहाँ आ रहा था ना, तो मेरे जो कैमरामैन है भूपेश, उनको मैंने कहा था कि यार, उन्होंने पूछा कि यार कौन सा विषय है सर आज? मैंने कहा आज कश्मीरी पंडितों पर बात करेंगे। मैंने फिर एक साथ सवाल और पूछा कि यार कुछ सुना है उनके बारे में? बोला हाँ सर, किसी फिल्म में देखा था। हम में से कोई जो आने वाली पीढ़ियाँ है ना, उन पीढ़ियों तक ये बातें पहुँचाएगा, किसी की तो जिम्मेदारी है। कोशिश कर रहा हूँ आज मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की, और कोशिश करिएगा कि हम में से हर व्यक्ति जो ये गत 1.5-2 महीने में अफ़गानिस्तान पर लिख चुके हैं, इन न्यूज़ वाले टीवी सीरियल्स पर जो ये तमाम खबरें चलती है ना अफ़गानिस्तान की, जो अखबारों के पन्ने इन दिनों में लगातार 1 महीने से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कम से कम एक जगह अफ़गानिस्तान का जिक्र होता ही होता है। हमारी चर्चाओं में, हमारी बातों में, हमारी सोशल मीडिया की पोस्ट में अफ़गानिस्तान भरा हुआ है। अगर उसका 1/4 भी हम कश्मीरी पंडितों के लिए लिख लेना, मुझे नहीं पता उनके हालात कितने बदलने वाले हैं, मगर ये यकीन मानिए कहीं ना कहीं उन शरणार्थी कैंपों में बड़े हो रहे उन बच्चों को, कहीं ना कहीं अपना पूरा उम्र बिता चुके उन शरणार्थी कैंपों में उन कश्मीरी पंडितों को, हमारे उन भाइयों को ये महसूस होगा कि देर से ही सही ये देश अब उनके बारे में सोच रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने किसी एक दौर में कविता लिखी थी, उसकी चंद पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करूँगा, और वो इसलिए क्योंकि ये हम सभी को सोचना चाहिए। अफ़गानिस्तान के इस परिदृश्य में जब हम अमेरिका से लेकर अफ़गानिस्तान की चर्चाएं करते हैं ना, और बीच में वो कश्मीरी पंडित कहीं छूट जाता है ना, तो ये हमारी कायरता का निशान है। आईने के सामने खड़े रहकर अपने आप से नज़रें मिलाते हुए कश्मीरी पंडित को याद कीजिएगा, खुद ब खुद नज़रें गिर जाएगी। तो आज अफ़गानिस्तान के इस गलियारों से मैं कश्मीरी पंडित तक जुड़ना चाहता था, एक कोशिश की है। हो सकता है विषय आपको लगे कि समसामयिक नहीं है, चर्चाओं का नहीं है, सुर्खियों का नहीं है, मगर यकीनन मैं आज इस विषय पर बात करना चाहता था। और अपनी इन पंक्तियों के साथ मैं उन भाइयों से खुद को जोड़ना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा आप लोगों में से भी लोग जुड़े, कम से कम कहीं तो लिखें कि कश्मीरी भाइयों, कश्मीरी पंडितों, हम आपके साथ हैं। तो मुझ में अपना हश्र देख लें, कश्मीरी पंडित
हम सभी से कह रहा है कि तू मुझ में अपना हश्र देख ले, हाँ देख मैं कैसे दंडित हूँ, केवल चुनाव की चौसर में मैं होता महिमा मंडित हूँ, और जिस हिंद को मैंने अपना चुना, हाँ मैं उसमें ही खंडित हूँ, और निज राष्ट्र में शरणार्थी बन रहा था। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ।